दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग्ड के संपादक श्री राजीव रंजन सिंह। और आज हम उनसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे जो आज देश में बड़े पैमाने पर पूछे जा रहे हैं, लेकिन उन सवालों का तसल्ली बख्श जवाब लोगों के पास नहीं है, सरकार के पास भी नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट में कुछ कहती है, जनता के बीच में कुछ कहती है, सार्वजनिक वक्तव्यों में कुछ कहते हैं। और इसमें देश के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, सड़क परिवहन मिनिस्टर नितिन गडकरी, उनके बेटे जो कि एथेनॉल के बिजनेस में हैं, और भारत की सरकार, सुप्रीम कोर्ट, ये सभी लोग सवालों के केंद्र में हैं। एक मोटे मोटे आंकड़े के अनुसार इस देश में 5 करोड़ लोगों के पास कारें हैं। ये आंकड़ा थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन 5 करोड़ लोगों के पास कारें हैं। करीब 26 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो दुपहिया वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल, स्कूटर या मॉपेड चलाते हैं। मैं इसमें भारी वाहन यानी हैवी व्हीकल, ट्रक चलाने वालों को, माल ढोने वालों को, लॉरी चलाने वालों को, बसें चलाने वालों को, इन सबको अभी जोड़ नहीं रहा हूं। इन सबको इस बहस से थोड़ा बाहर रखता हूं। केवल मेरा फोकस उनके ऊपर है जो लोग कारें चला रहे हैं या दोपहिया वाहन चला रहे हैं। तो इस तरह मोटे तौर पर 31 करोड़ लोग ऐसे हैं जो सीधे सीधे पेट्रोल में एथेनॉल जो मिलाने की सरकार की स्कीम है, उस स्कीम से प्रभावित हो रहे हैं। भारत की कुल आबादी का 5वां हिस्सा, 5वें हिस्से से कुछ ज्यादा। इतनी बड़े पैमाने पर यह आबादी प्रभावित होने वाली है। और सरकार का तर्क यह है कि अगर एथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा तो प्रदूषण कम होगा, और जो हमें कच्चा तेल जो आयात करना पड़ता है, उससे डॉलर खर्च होता है बहुत बड़े पैमाने पर, वो आयात थोड़ा कम हो जाएगा। एक सरकार का तर्क ये है। दूसरी तरफ मैंने अभी नितिन गडकरी का एक वक्तव्य पढ़ा, वो कह रहे हैं कि अब तो 100% यानी 100% एथेनॉल के ऊपर कारें चलाई जाएंगी, और देश की बड़ी कार कंपनियां जो हैं 100% एथेनॉल पे चलने वाली कारें बनाने के लिए जा रही हैं, और जल्दी ही बड़े पैमाने पर वो कारें लॉन्च होंगी। सुप्रीम कोर्ट में कहा जाता है कि अभी तो ये प्रयोग चल रहा है, इसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते कि ये इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा, लेकिन सड़क पे कहा जा रहा है कि इससे फायदा ही फायदा होगा। और जब उनको याद दिलाया जाता है कि आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, तो सरकार के लोग झूठ बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने नहीं कहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट की ये कार्रवाई है, उसका एक वीडियो वायरल हो जाता है, तो सरकार फिर बदल के कुछ और कहने लगती है, क्योंकि उसकी वहां पर पोल पट्टी खुल जाती है। तो आखिरकार ये एथेनॉल है क्या? ये कहां से अचानक टपक पड़ा, और कैसे हिंदुस्तान में जो लोग कारों और मोटरसाइकिल चलाते हैं उनकी उनके उनके गले में पत्थर बन के ये एथेनॉल लटक गया है? किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है। तरह तरह की अफवाहें भी फैल रही हैं। कोई कहता है कि कार में जहाँ पेट्रोल डाली जाती है, जहाँ एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डाली जाती है, वहाँ चींटे आ जाते हैं। सरकार कहती है कि नहीं, गलत बात है, उसमें हम ऐसे केमिकल मिलाते हैं कि उसमें चींटे आ ही नहीं सकते, उसमें तो शुगर पूरी तरह खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ कहा जाता है, ये कह रहे हैं कि प्रदूषण को फायदा होगा, लेकिन उसमें तो बहुत बड़े पैमाने पर सुनते हैं पानी खर्च होता है एथेनॉल बनाने में, जल का अपव्यय बहुत बड़े पैमाने पर होता है। तो ये तमाम भ्रम फैला हुआ है बहुत ज्यादा, और इतना भ्रम फैला हुआ है, सरकार जो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है, पूरे मीडिया पे उसका नियंत्रण है, खुद उसके पास प्रोपेगेंडे के और प्रचार के बहुत सारे साधन हैं, वो भी इन भ्रमों को दूर नहीं कर पा रही है, या शायद दूर नहीं करना चाहती। तो राजीव जी, आज गेंद पूरी तरह आपके पाले में है। आप जरा जम के फील्डिंग कीजिए और नई परख के दर्शकों को ये बताइए कि ये एथेनॉल का चक्कर क्या है। मैं भी बड़ा परेशान हूं, मेरे पास भी एक कार है, मैंने पिछले दिनों एक नई कार खरीदी है, अच्छे खासे पैसे खर्च करके खरीदी है। अब पता लग रहा है कि उसमें एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल डाला जा रहा है, उसमें 20% एथेनॉल है, E20। अब मुझे तो लग रहा है कि भाई मेरी कार कहीं खराब ना हो जाए, मुझे भी चिंताएं हैं। जी राजीव जी। सर, ना केवल फील्डिंग करूंगा बल्कि बैटिंग और बॉलिंग भी करूंगा, आप निश्चिंत रहिए। बहुत ही बढ़िया आपने मुद्दा उठाया है, बधाई हो आपको, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा है जिस पे सिर्फ यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स या मेरे आपके जैसे पत्रकार ही बात कर रहे हैं, और जनता परेशान है, पर नेता एक भी कुछ भी नहीं, कोई नहीं बोल रहा। और जो आपने सवाल पूछा मूल में कि ये इथेनॉल क्या है, कहां से टपक गया, ये थोड़ा बताइए। देखिए, मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, तो महाराष्ट्र का उदाहरण देके मैं आपको बता सकता हूं, समझा सकता हूं। देखिए, हुआ क्या है, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कैसे
नेतागण, पावरफुल लोग मिलके देश के लोगों के खिलाफ साजिश रचते हैं। देश के लोगों के जेबों से कैसे पैसे निकाले जाते हैं, उसका ये इथेनॉल वाला जो किस्सा है, ये अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है। कैसे है, मैं थोड़ा सा महाराष्ट्र को लेकर आपको समझाता हूं। देखिए, महाराष्ट्र में लगभग 200 से ज्यादा शुगर फैक्ट्रीज हैं। आपको मालूम है, इथेनॉल जो है शुगर और ग्रेन दोनों से बनता है। इसके अंदर में लगभग 45 से 50 शुगर फैक्ट्रीज ऐसी थी जो बंद हो गई थी, और इन शुगर फैक्ट्रीज को औने पौने दाम पे महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक ने बेच दिया, और एक प्राइवेट कंपनीज को। और ये अधिकतर जो प्राइवेट कंपनीज थी, ये नेताओं से रिलेटेड थी, या नेताओं की थी, या उनके चंगू मंगू लोगों की थी। तो मान लीजिए 15 करोड़ सिर्फ जमीन का दाम है जिस पे फैक्ट्री बनी है, और उसकी प्लांट और मशीनरी तो छोड़ ही दीजिए, वो फैक्ट्री बिक रही है 10 करोड़ में, यानी जमीन का भी भाव उसको नहीं मिल रहा। यही करके लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ का बड़ा घोटाला हुआ, जिसमें देवेंद्र फडणवीस ने 2014 में बोला था, चक्की पिसिंग 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 एंड पिसिंग करके पवार फैमिली को उन्होंने एक इशारा किया था। अब इसके अंदर में ये हुआ है कि ये कोई स्कैम एक पार्टी के नेता नहीं कर रहे, सबके सब मिले हुए। महाराष्ट्र के अंदर में मैं आपको बताता हूं, नाम हालांकि आपने नितिन गडकरी का लिया, बट आपने राधे कृष्ण विखे पाटिल जो कांग्रेस के बड़े लीडर थे, अभी बीजेपी में चले गए हैं। हर्षवर्धन पाटिल जो अगेन बहुत बड़े लीडर थे, कांग्रेस के कोऑपरेटिव मिनिस्टर भी रहे, वो बीजेपी में चले गए। इन दोनों की बहुत बड़ी शुगर फैक्ट्रीज हैं। बाला साहब थोराट जो सबसे बड़े वेटरन लीडर कांग्रेस के महाराष्ट्र में, उनकी अपनी अहमदनगर में शुगर फैक्ट्री है। इसके अलावा जयंत दादा पाटिल जो फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं महाराष्ट्र के, और शरद पवार फैक्शन के, शरद पवार जी के बाद में सबसे बड़े लीडर हैं, उनके और उनके भतीजे की फैक्ट्री, भतीजे या भांजे की किसी की फैक्ट्री है। बंटी सतेज पाटिल उनकी फैक्ट्री है। देन राधा कृष्ण विखे पाटिल तो मैंने आपको बोला, विजय सिंह मोहिते पाटिल इनकी फैक्ट्री है। विश्वजीत कदम जो बहुत ही युवा और डायनेमिक लीडर कांग्रेस के माने जाते हैं, इनकी फैक्ट्री है। राजेंद्र शिंगाणे जो राजेंद्र शिंगणे की मतलब वो भी मिनिस्टर रहे थे, उनकी अपनी काफी बड़ी शुगर फैक्ट्रीज हैं। इनका नाम भी एमएससीबी घोटाले में आया था अजित पवार के साथ में, ठीक है। देन उसके बाद में आपका अमित देशमुख, विलासराव देशमुख के बेटे, इनकी अपनी शुगर फैक्ट्रीज है। तो एनसीपी, कांग्रेस, बीजेपी, हर पार्टी के लीडर्स जो हैं, इन लोगों ने औने पौने दाम पे, और इन अधिकतर जो शुगर फैक्ट्रीज हैं, ये औने पौने दाम पे खरीदी हुई शुगर फैक्ट्रीज है। अजीत दादा पवार ने 11 फैक्ट्रीज खरीदी थी शुगर की, जिसपे चक्की पिसिंग पिसिंग की बात थी, और ये सारी औने पौने दाम पे गई। अब फैक्ट्रीज तो खरीद लिया, अब देखिए लीडर्स कैसे तिगड़म बजाते। इन्होंने बोला कि भाई औने पौने दाम पे तो फैक्ट्री आ गई, पर हमने जो मूलधन निकाला उसको निकाले कैसे। ये शुगर एक इंडस्ट्री ऐसी है जिसमें रॉ मटेरियल यानी कि गन्ना, उसका प्राइस भी कंट्रोल सरकार करती है, ज्यादा बढ़ा नहीं सकती है। और वहीं दूसरी तरफ जो फिनिश प्रोडक्ट रहता है यानी चीनी, इसका नाम भी सरकार तय करती है, ठीक है। तो दोनों ही चीजें जो है सरकार तय कर रही है, कंट्रोल्ड है। तो बोला यार हम तो पैसे बना ही नहीं पाएंगे, पैसे फंस गए हमारे, लगा दिए पैसे। और हमने पैसे इसलिए लगाए थे क्योंकि हम हजारों किसानों से गन्ना लेते हैं, तो हमारी राजनीति चलती रहेगी, पर हमको तो प्रॉफिट भी चाहिए। तो इन लोगों ने मिलकर एक स्कीम रचा। इन्होंने बोला कि भाई भारत के अंदर में जो है तेल बहुत आयात होता है, तो हम एक ऐसा चित्र करेंगे, एक ऐसा चित्र बनाएंगे कि भारत के अंदर में जो भारत के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे और भारत की करेंसी पे जो एक इफेक्ट पड़ रहा है बहुत ज्यादा तेल आयात करने का, उसको कैसे शुगर इंडस्ट्री जो है कम करने वाली है इथेनॉल के माध्यम से। और यहां से इथेनॉल जो है वो टपका, जो आपने बोला कि इथेनॉल कहां से टपका, 20% इथेनॉल का फंडा जो है, उसके पहले थोड़ा सा था, बट 20% इथेनॉल का फंडा वहां से है। अब हुआ ये कि इन्होंने खरीद लिया, है तो लालची लोग, तो इन्होंने जो कैपेसिटी लगनी चाहिए, मतलब जितना शुगर इथेनॉल बनाती और इथेनॉल बेचती, ये सारा इथेनॉल तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जैसे एचपीसीएल, बीपीसीएल, इंडियन ऑयल ये खरीद रही थी। तो ये जितना खरीदने वाली थी उसका डबल इन लोगों ने
कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कर दिया। मैं आपको महाराष्ट्र का बता रहा हूं, महाराष्ट्र का 121 करोड़ लीटर इन्होंने 2024-25 में जो है इथेनॉल जो है वो बेचा है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को, ठीक है, 121 लीटर। बट जो इंस्टॉल्ड डिस्टिलरी कैपेसिटी है वो 396 लीटर है, 396 करोड़ लीटर की है। तो आप सोचिए, यानी कि 1/3 बेचा, 2/3 खाली रह गया। तो अब ये खाली पड़ी थी इथेनॉल 20 में, तो बोला भाई हमने तो पैसे लगा दिए, अब ये पैसे निकाले कैसे? तो ये E20 से बढ़ा बढ़ा E85 गया, अब E100 पे आ गया। तो कहने का अर्थ ये है कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जांच का विषय है कि ये सारे के सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज है, ये क्यों मौनी बाबा बनी है, ये क्यों चुप बैठी है? ना कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर एक वक्तव्य दे रहा है, ना सड़कों पर उतरने की धमकी दे रहा है, ना एनसीपी शरद पवार का दे रहा है। जाहिर बात है, आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, समाजवादी पार्टी वहां पे जो है बहुत सारे लीडर जो है वो इथेनॉल और गन्ना और शुगर फैक्ट्री ओन करते होंगे, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद में सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा शुगर जो है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो ये सारे लीडर्स जो हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, ये सारे के सारे बेनिफिशियरीज हैं। और इन सबके सरगना बन गए हमारे गडकरी साहब। गडकरी साहब देखिए क्या है, विदर्भा में गन्ना होता ही कितना है अबे जी, यहाँ तो पानी है ही नहीं। आपको मालूम है गन्ना जो है उसके लिए बहुत पानी लगता है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। तो गडकरी साहब को वाहवाही लेने की बहुत आदत है। गन्ना उनकी 3 या 4 शुगर फैक्ट्रीज हैं जिससे कोई बहुत ज्यादा इथेनॉल बन नहीं सकता। अगर ट्रेडिंग कर रहे हो उनके बच्चे तो बात अलग है, परंतु यानी किसी और से इथेनॉल खरीद के पीएसयू को बेच रहे हो तो देन दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट विदर्भा के अंदर में इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी कम है शुगर फैक्ट्रीज को, क्योंकि पानी ज्यादा जो है गन्ना खाता है, इसलिए ज्यादा शुगर होता नहीं और शुगर फैक्ट्रीज के पास में उतना गन्ना पहुंचता नहीं है। तो हुआ ये कि भैया अब सारे पॉलिटिकल लीडर्स को जो है लेके अक्रॉस पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम गडकरी साहब चल रहे हैं, सब वाहवाही लूट रहे हैं और वो अपना कद जो है बढ़ा रहे हैं। उनको बहुत सारे लोगों ने समझाया भी था कि ये पॉलिटिकली हाराकिरी है, सुसाइड है, मत कीजिए आप। बट एनीवेज वो अपना जो उनका ये है वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि वो दूसरे शरद पवार है। शरद पवार की पूरी पॉलिटिक्स जो है वो शुगर और मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन को लेके चलने की है, और उनकी नकल जो है वो गडकरी साहब और अमित शाह जी कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री लेके कर रहे हैं। तो बेसिकली इन सबके गॉडफादर जो है वो शरद पवार है। ये दोनों लोग जाके वहां से ज्ञान लेके आते हैं। कहने का अर्थ ये है कि अपने आप में ये सबसे बड़ा लेसन है, चैप्टर है या केस है, आप जो भी नाम देना चाहें, कि कैसे इस देश के ताकतवर लोग पॉलिटिशियंस मिलके पब्लिक से पैसा खींचते हैं। ये इससे बड़ा और कोई दूसरा एग्जांपल आपको भारत में मिलेगा नहीं। जी अभय जी। नहीं, आप जैसे कि मान लीजिए उन्होंने लालचवश अपनी बेकार हो चुकी फैक्ट्रीज को, जो बेकार हो चुकी फैक्ट्रीज उन्होंने औने पौने दामों में खरीदी, उसमें पैसा लगाया। अब उस पैसे को और बढ़ाने के लिए उन्होंने एथेनॉल का प्रपंच पैदा किया, बनाया, वो फंडा उन्होंने तैयार किया, पेट्रोल में कुछ परसेंट उसमें मिलाने लगे। अच्छा, अब कहा यह जा रहा है कि एक जो पिछले 3-4 साल में जो कारें बन के आई हैं सड़क पर, उनको उनके ऊपर तो इसका कोई विपरीत असर नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले की जो कारें हैं उन पे उनके इंजन पे इसका असर पड़ सकता है। उनकी जो माइलेज है, यानी 1 लीटर में कितनी कारें चलती हैं, वो अब कम चलेंगी, वो खराब हो सकती हैं कारें। उनके लिए कंपनियां रेट्रोफिट बना रही हैं। वो 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की कीमत के रेट्रोफिट हैं जो उन कारों में लगेंगे, जिससे उनको एथेनॉल का उनके ऊपर बुरा असर ना हो। अच्छा, अब इन्होंने, सबसे बड़ा यहाँ सवाल ये उठता है कि 1 लीटर में उन्होंने 20% एथेनॉल मिला दिया, तो कायदे से तो उसका कीमत कम होनी चाहिए लीटर की पेट्रोल की, क्योंकि एथेनॉल तो पेट्रोल की कीमत के मुकाबले काफी कम है, काफी सस्ती चीज है। तो वो कीमत भी नहीं कम कर रही सरकार, उसका फायदा जनता को मिले वो भी देने को तैयार नहीं है। फिर ये जो तमाम कारों की क्वालिटी, इंजन की क्वालिटी, माइलेज वगैरह, इस सब के ऊपर जो अफवाहें उड़ रही हैं, इन अफवाहों का कोई निराकरण नहीं किया जा रहा। सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला जा रहा है, बाहर झूठ बोला जा रहा है, बाहर झूठ पकड़ा जाता है तो फिर वही बात कहने लगते हैं।
ये सब करने की क्या आवश्यकता है? सरकार एक कमेटी बनाए और वो कमेटी सारी अपनी रिपोर्ट दे और रिपोर्ट में सारी चीजें दूध की दूध और पानी की पानी हो जाए। जो चीजें स्पष्ट अभी नहीं हो सकती हैं, आगे आगे स्पष्ट होंगी, उसके बारे में कह दिया जाएगा इनका कोई जवाब नहीं है। ये अभी धीरे धीरे करके जब एथेनॉल मिश्रित कारें सड़क पर दौड़ेंगी, तब उनका जो रोड परफॉर्मेंस होगा उसके हिसाब से तय होगा कि ये ठीक होगा कि नहीं होगा। फिर दूसरे देशों का भी कोई उदाहरण होगा। क्या भारत दुनिया का अकेला देश है जहां पर पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है? क्योंकि गडकरी जी को मैं पिछले 5-7 साल से एथेनॉल एथेनॉल कहते हुए सुन रहा हूं। हम लोगों ने गंभीरता पूर्वक कभी लिया नहीं। वो तरह तरह की बात, पहले वो कहते थे कि हम जितनी भी नदियां हैं उन नदियों को वाटरवेज में बदल देंगे। जो प्राचीन काल में जिस तरीके से, बहुत मैंने खुद सुना है उनको बोलते हुए, वाटरवेज में बदल देंगे, इस तरह प्राचीन काल में व्यापार होता था उस तरीके से उन नदियों के जरिए व्यापार होगा। वो तो आज तक हुआ नहीं, हम जानते हैं। नदियों में क्रूज वगैरह जरूर होते हैं बस, बाकी तो वो मनोरंजन के लिए होते हैं। तो वाटरवेज तो कर नहीं पाए, फिर एथेनॉल एथेनॉल भी बोलने लगे। तो अब उन्होंने उस फाइल पे दस्तखत कर दिए हैं जिसके मुताबिक 100% एथेनॉल से ही कारें चलेंगी और उस पर पेट्रोल होगा ही नहीं उसके अंदर। और कंपनियां जो हैं उनका दावा यह है कि हमने साइन कर दिए हैं, सरकार ने भी उसको मान्यता दे दी है और कंपनियां 100% एथेनॉल वाली कारें बनाने जा रही हैं। तो अब एक तरफ हो जाएंगी इलेक्ट्रिक कारें, दूसरी तरफ पहले सीएनजी की कारें भी थी, अब ऐसी कारें भी होंगी इसमें एथेनॉल प्लस पेट्रोल होगा, और ऐसी कारें भी होंगी जो केवल पेट्रोल चलेंगी, और ऐसी कारें भी होंगी जिसमें केवल एथेनॉल से चलेंगी। तो ये सब जो गड़बड़ घोटाला हो रहा है, इसकी सफाई कैसे होगी? नहीं, आपने 2-3 बातें इसमें कही। एक तो आपने बोला कि गडकरी जी इतने सालों से बोल रहे हैं। गडकरी साहब की आदत है कि वो अपने आप को बहुत बड़ा विजनरी लीडर जो है ना स्थापित करने में लगे रहते हैं, और उस चक्कर में इतनी भारी भारी झूठ बोल देते हैं, गलतियां करते हैं जो नहीं करना चाहिए। एक सीरियस पॉलिटिशियन को नहीं करना चाहिए। जो मोदी जी में खामी है वही इनमें भी खामी है। आप अपने ही मुंह से अपनी तारीफ हमेशा करते रहोगे। अब कैसा लगेगा कि अभय दुबे रोज बोले कि मैं भारत का सबसे बड़ा पत्रकार हूं, मैंने ये स्कैंडल खोजा, मतलब आप अपने मुंह से जो है अपनी तारीफ निरंतर करते रहिए। तो ये काम जो वो करने लग गए हैं, ये उनके लिए पॉलिटिकली जो है बहुत ही मतलब सुसाइडल भी हो सकता है, नहीं करना चाहिए। मुझे मालूम है कि इनको कोई बहुत ज्यादा फायदा हो नहीं रहा है इथेनॉल से, ठीक है, क्योंकि विदर्भा के अंदर में इथेनॉल ज्यादा बनता नहीं है। पर सबसे बड़ी जो गडकरी साहब गलती कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आप उस मिनिस्ट्री को हैंडल कर रहे हो जिसमें आपके बेटे जिससे रिलेटेड धंधा कर रहे हैं। ये पहली बात कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मुद्दा है। अगर ये अमेरिका या इंग्लैंड जैसा कोई सशक्त डेमोक्रेसी रहता तो अभी तक इनका इस्तीफा हो जाता। कि आप कैसे उन फाइल्स पे साइन कर रहे हो जिन फाइल्स पे साइन करके आपके बेटों को सैकड़ों हजारों करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। और वो हर महफिल में, हर सभा में बोलते भी हैं कि 100 करोड़ का टर्नओवर था, मेरे बेटों ने इसको 1000 करोड़ का बना दिया, 2000 करोड़ का बना दिया। अरे आप वो मिनिस्ट्री संभाल रहे हो और आप वहीं जाके सभाओं में इस तरीके की बातें कर रहे हो। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि बाप जो है वो अपने बेटे के धंधे लगाने में जो है, सेटअप करने में जो है पूरा टाइम लगा रहा है। तो ये वो जो पॉलिटिकल इनके बेटे क्या करते हैं, जरा एक बार और साफ तौर पर नई परख के दर्शकों को बता दीजिए। गडकरी के जो बेटे हैं जो विवादों के केंद्र में हैं, वो दरअसल क्यों विवादों के केंद्र में है, एक संक्षेप में बता दीजिए, ये विवाद स्पष्ट। देखिए, 2 कंपनी है उनकी, मानस एग्रो और सियान एग्रो, ठीक है। ये सिर्फ कोई इथेनॉल नहीं बनाती है, ये साबुन की टिकिया भी बनाती है, सब्जी काट के जो है वो भी पैकेजिंग करके बेचते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड के बहुत सारे प्रोडक्ट्स में है, शैम्पू फैम्पू बहुत सारी चीजें बनाती है। पर चूंकि गडकरी साहब इथेनॉल करते हैं जो आपने बोला, और ये इथेनॉल जो है ये अब इनका मेन काम हो गया। जो मुझे लग रहा है, मैंने अभी तक एनुअल रिपोर्ट पढ़ा नहीं है, इनकी बैलेंस शीट देखी नहीं है, बट जिस हिसाब से इनकी कंपनी का रेवेन्यू और सेल्स बढ़ा है, ये कुछ साबुन की टिकियां या कटे हुए सब्जी बेच के तो होने नहीं वाला। ये आप जरूर इथेनॉल में मैसिव लेवल पे ट्रेडिंग कर रहे हो, क्योंकि इथेनॉल बना विदर्भा में इनके प्लांट में उतना इथेनॉल बन नहीं सकता जिस हिसाब से इनका रेवेन्यू बढ़ा है। तो या तो ये कोई दूसरे प्रोडक्ट से कमा रहे हो या फिर ये इथेनॉल में ट्रेडिंग कर रहे हो, मुझे मालूम नहीं, इसमें से कोई एक चीज हो सकती है। पर इनका फास्ट कंज्यूमर गुड्स जो है उसमें, इथेनॉल में, शुगर में, कई सारे वर्टिकल्स में इनकी ये दोनों फैक्ट्रीज काम करती हैं, ठीक है। तो ये तो हुई बात इनकी।
पर जो सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दा है भाई जी, वो ये है कि आपके बेटे जिस सेक्टर में हैं, आप उन सेक्टर की फाइल्स कैसे चेक कर रहे हो भाई? ये तो मतलब अगर हमारा इसी से पता चलता है कि भारत की डेमोक्रेसी मैच्योर डेमोक्रेसी नहीं है। यदि हमारी मैच्योर परिपक्व डेमोक्रेसी होती तो अभी तक उनका इस्तीफा हो जाता। और मुझे ये भी मालूम है कि कोई ये घोटाले वोटाले नहीं कर रहे, आदमी अच्छा है, वो सज्जन पुरुष है, परंतु जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं वो क्लियरली लग रहा है कि भाई ये पुत्र मोह में जो है, वो गांधार नरेश जैसे थे वैसा हाल इनका हो रखा है। तो दुर्योधन दुशासन का क्या हाल हुआ था ये पूरी दुनिया को मालूम है। तो आप वही काम कर रहे हो, आप अपने पॉलिटिकल करियर को चौपट कर रहे हो अपने बेटों के बिजनेस को सेटअप करने में, बढ़ाने और उसको खड़ा करने में। तो खैर ये बात उनकी हुई। अब आते हैं नेशनल मुद्दे पे। नेशनल मुद्दा जो है, समझने वाली बात यह है, देखिए आपने बोला कि कोई और मुल्क या राष्ट्र है क्या। अबे जी, चाइना हमारे सामने एग्जाम्पल है। अगर भारत ऑयल इंपोर्ट करता है भारी मात्रा में, तो चाइना भी भारी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट करता है। पर वहां के लीडर्स और भारत के लीडर्स में क्या अंतर है, मैं आपको समझाता हूं। भारत के नेताओं ने क्या किया, पॉलिसी मेकर्स ने, इन्होंने शुगर की फैक्ट्रियां खरीदी और फिर देखा कि हम पेट्रोल का, डीजल का इंपोर्ट कैसे कम करें, अपनी फैक्ट्रीज को फायदा दिलाएं इथेनॉल बना के। चाइना के लीडर्स विजनरी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अफ्रीका में जाके, ऑस्ट्रेलिया में जाके, अलग अलग जगहों पे, साउथ अमेरिका में जाके बहुत सारी कॉपर की माइन खरीदी, उन्होंने जिंक की माइन खरीदी, उन्होंने निकल की माइन खरीदी, उन्होंने अलग अलग जो बैटरी मटेरियल्स रहते हैं, कोबाल्ट, लिथियम, इनकी माइंस खरीदी। यहां पे उन्होंने अपने पैसे लगाए और वहां से पैसे निकाल के उन्होंने ईवी पे ध्यान दिया, ईवी में प्राइवेट प्लेयर्स को बढ़ाया। आज बीवाईडी इतनी बड़ी कंपनी हो गई है, मतलब जिसने टेस्ला फैसला सबको जो है लंबा कर दिया है। तो कहने का अर्थ है कि वहां के विजनरी लीडर्स ने अपनी जेबें भरने का काम नहीं किया। यहाँ के लीडर क्या कर रहे हैं, और उन्होंने भी, चाइना के लीडर ने क्या, क्यों ये किया, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम या इलेक्ट्रिकल व्हीकल का काम, ताकि पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट, क्रूड का इंपोर्ट कम हो सके। भारत के लीडर्स भी वही काम कर रहे हैं कि क्रूड का इंपोर्ट कम हो, पर वो ये देख रहे हैं कि ये सुमड़ी में हम कैसे पैसा बना लें। यानी देश का तो इंपोर्ट बिल कम हो, पर शांति से जो है, जो इंपोर्ट बिल कम हो हम अपनी जेब में डाल लें। क्या इस तरह के कोई आंकड़े हैं राजीव, जिस तरह कोई आंकड़े हैं कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से कोई इंपोर्ट बिल कम हुआ है हमारा? कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है, सरकार ने ऐसा कोई आंकड़ा सरकार को देना चाहिए कि 20% एथेनॉल मिलाने से हमारा इंपोर्ट बिल कितना कम हुआ, फिर पेट्रोल उतना उसी हिसाब से सस्ता होना चाहिए। भाई आपने 80% पेट्रोल है और 20% एक बहुत सस्ती चीज उसमें मिली हुई है, आप उसको 1 लीटर बना के जनता को बेच रहे हैं, तो उसका कुछ पैसा, फायदा मिलना चाहिए जनता को ना। हाँ बिल्कुल, आपने जो बोला एकदम सही बात बोली। यही मेन चीज है जिससे जनता पे दो तरफ से प्रहार हो रहा है। एक तो आपके जैसे लोग जो नई नई कार खरीद रहे हैं, गाड़ियां खरीद रहे हैं, उनकी इंजन की बैंड बज रही है, माइलेज कम हो रहा है, वो परेशान है। दूसरी तरफ जो उनको तेल कम दाम पे मिलना चाहिए था, पेट्रोल और डीजल, उसमें कहीं भी रियायत नहीं है। और ये इसी से समझ में आता है कि ये सरकार आपको कई सालों से लूट रही है। ये इस देश का मध्यम वर्ग कब समझेगा, मैं बोल बोल के थक गया हूं ये बात को, कि इस देश के मध्यम वर्ग को उनके गले पे रेती चला के, काट के ही जो है ये अपनी सरकार चला रहे हैं लोग। मध्यम वर्ग को किसी भी तरीके के पेट्रोल डीजल में रियायत नहीं दी गई। इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़ता है तो ये प्राइसेस बढ़ा देते हैं, परंतु जो 20% सीधा सीधा फायदा मिलना चाहिए था, वो फायदा कभी पास ऑन किया नहीं है। तो फायदा गया कहां, वो फायदा गया लाडली बहना, लाडला भाऊ, लाडली दीदी और दुनिया भर की जो इस तरीके की फ्रॉड स्कीम्स है, जहां पे ये अपने कार्यकर्ताओं के घर में ही फुकट का राशन पहुंचा रहे हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, वो सारी चीजों में जा रहा है। देखिए इस देश का गवर्नेंस जो है वो पूरी तरीके से हिल गया भाई। और दुख की बात है, मैंने आपको जैसे शुरू में ही बताया कि कांग्रेस क्यों नहीं सड़क पे आ रही है भाई, समाजवादी पार्टी क्यों नहीं, अपोजिशन पार्टी के लीडर जो है वो क्यों नहीं सड़क पे आ रहे। अगर जनता से रिलेटेड मुद्दे अगर वो नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? क्या अभय दुबे और राजीव रंजन सिंह का काम थोड़ा ना, सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही आपको इस चीज का शोर और शराबा नजर आ रहा है। ना कांग्रेस के लीडर कुछ बोल रहे हैं, ना कोई दूसरे विपक्षी पार्टी के बोल रहे हैं, क्योंकि हमाम में सभी नंगे हैं, सब इस चीज का फायदा उठा रहे हैं
और आपने बोला कि सरकार ऐसा क्यों नहीं कर रही कि श्वेत पत्र लाए, ये लाए। सरकार को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, सरकार को सरकार चलाने में दिलचस्पी है, और सरकार तभी ठीक से चला सकती है जब उसको मालूम है कि अपोजिशन पार्टी में जितने लोग लीडर जो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं उनको हम ओबलाइज करके रखें। लेकिन तो राजीव जी, जनता के बीच में खासतौर से जो लोग कारें चलाते हैं, जो दुपहिया चलाते हैं, वो मतलब एक कार चलाने वाले व्यक्ति के परिवार में 5 लोग होते हैं कम से कम, न्यूनतम औसतन। इसलिए एक दुपहिया चलाने वाले के परिवार में एक परिवार में एक से ज्यादा दुपहिया होते हैं और उसमें भी 5-6 लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर जो असंतोष है, भ्रम की स्थिति है, असंतोष है, सस्ता माल लोगों को ज्यादा दामों में बेचा जा रहा है। यानी पेट्रोल को तुरंत 20% जब एथनॉल मिलाया है तो उसके मुताबिक कुछ परसेंटेज उसकी कीमत कम होनी चाहिए, वो भी नहीं हो रही है। नहीं, पेट्रोल को और सस्ता करके लोगों को महंगा, खाड़ी युद्ध के नाम पे महंगा पेट्रोल बेचा जा रहा है। अच्छा, ये लोगों में इस बात पे असंतोष है बहुत ज्यादा। मतलब हमारी कार मोटरसाइकिल खराब होगी, एक तो ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हमें सस्ती चीज महंगी बेची जा रही है, ये भी समस्या है। इससे जनरली आमतौर पे 31 करोड़ और उसमें 5 का गुणा कर दीजिए आप, हैं, तो कुल मिला के आप तकरीबन 1 अरब से ज्यादा आबादी हो ही जाती है। इन सब लोगों के मन में असंतोष तो पनपता है ना इससे, और असंतोष से राजनीतिक नुकसान होता है। सरकार ये क्यों नहीं सोचती? राजनीतिक नुकसान होके क्या होगा? इलेक्शन में आप जाओगे, इलेक्शन हारोगे, बट आप इलेक्शन हार ही नहीं रहे हो, तो फिर आपकी प्रायोरिटी क्या बन जाती है? माल बनाना। सीधी बात है भाई। देखो, आप तभी डरते हो असंतोष से जब आपको लगता है कि आप चुनाव हार जाओगे, पर जब आपके मस्तिष्क से वो डर ही निकल गया है कि आप चुनाव हार जाओगे, तो फिर आप क्या देखोगे? आप देखोगे कैसे भी लूट ले, खसोट ले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था? उसको कोई इलेक्शन में जाना नहीं था, इसलिए वो जबरदस्त रूप से माल जो है वो लूटती थी। जब तक ब्रिटेन की अपनी खुद की आर्थिक हालत खराब नहीं हुई, तब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कुछ असर जो है भारत में कम हुआ नहीं, उनको कोई फर्क पड़ा नहीं। कहने का अर्थ ये है, देखिए अभय जी, ये सारी चीजें मैच्योर डेमोक्रेसी से रिलेट होती हैं। अगर देश के लोगों में इतना असंतोष है तो सवाल ये उठता है कि अपोजिशन पार्टी इसका क्यों नहीं फायदा उठा रही है? कल राहुल गांधी और कांग्रेस के 100 लीडर गडकरी जी को घेर के खड़े क्यों नहीं हो जा रहे? क्यों नहीं 100 लोग जो है नागपुर में गडकरी जी उतरते हैं तो एयरपोर्ट पे उनको कांग्रेस के लीडर घेराव करते हैं, कार्यकर्ता घेराव करते हैं? क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हमाम में सभी नंगे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है पैसे पे चल रही हैं और उनको पैसा यही नेता प्रोवाइड कर रहे हैं जिनके इस तरीके के बेनिफिट्स हो रहे हैं। मुझे और आपको और आम लोगों को नुकसान हो रहा है, इनको कोई नुकसान नहीं हो रहा। इनकी राजनीति, इनकी मौज मस्ती, इनकी सत्ता चल रही है। इस देश का प्रधानमंत्री आके मंच पर बोलता है कि 70,000 करोड़ का घोटाला किया है अजीत पवार ने और उनकी पार्टी ने, और उसके बाद में 4 दिन बाद उनको डिप्टी सीएम बना दे रहा है। तो इससे समझना, और देश में कहीं भी असंतोष नहीं हो रहा, कोई सड़क पे नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। इससे साफ स्पष्ट नजर आता है अभय जी कि जो हमारा रूलिंग डिस्पेंसेशन है, इसके दिल और दिमाग से जनता के आक्रोश का डर जो है वो निकल गया है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी। इस मसले के ऊपर आपने अभी रोशनी डाली। मैं अभी भी मानता हूं ये प्रारंभिक रोशनी है। अभी जो तथ्य हम लोगों ने सामने रखे हैं, चौंकाने वाले तथ्य हैं। विपक्षी नेता हों चाहे सत्ताधारी नेता हों, एथनॉल बनाने वाली कंपनियां हों, फैक्ट्रियां हों, बेचने वाले लोग हों, ये सब मिला के एक ही हमाम में नहा रहे हैं और उस हमाम में एथनॉल भरा हुआ और उससे पैसे कमा रहे हैं। अभी आज की बातचीत से ये निकल के आता है कि हम एथनॉल के हमाम में सब नंगे, वो सब नहा रहे हैं। लेकिन अभी इस मसले में मेरा मानना है कुछ और भी चीजें खुलनी बाकी हैं, जैसे कि कार लॉबी की इसमें क्या भूमिका है। कार लॉबी में केवल देशी लोग नहीं है, विदेशी प्लेयर भी कार लॉबी में। अगली बार हम इस पर बात करेंगे जल्दी, क्योंकि अभी काफी समय हो गया है। कार लॉबी क्या सोच रही है, क्योंकि एथनॉल विदेशों में तो है नहीं, या अंतर्राष्ट्रीय कोई अनुभव भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। हम लोग इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे जल्दी। धन्यवाद।